अब ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम मेंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें मेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे, पहले मैं सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वैसे ही और भी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा। देन इसके बाद में मैं डबल रेनफोर्स्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहले सिंगल रेनफोर्स्ड जितने भी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है, जिस तरह का मतलब प्रॉब्लम आता है वो, फिर उसके लिए क्या डिज़ाइन स्टेप्स रहने वाले हैं वो, एंड फिर उसके बाद में प्रॉब्लम, ऐसे फिर डबल रेनफोर्स में होगा। तो अभी देख लो यहाँ पे सिंगल रेनफोर्स में सबसे पहला केस है। यहाँ पे सिंगल रेनफोर्स में दो तरह के केसेस होते हैं, यानी कि दो तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बनती हैं। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो वो होती है जिसमें तुम्हें सेक्शन साइज, यानी कि जो भी तुम्हारा डायमेंशन वगैरह होंगे वो सब कुछ गिवन होगा ऑलरेडी। तो तुम लोगों को वहाँ पे निकालने के लिए वो कह देता है कि स्टील जो डलने वाला है उसमें टेंशन साइड में, वो बताओ कितना होगा, वो अमाउंट ऑफ स्टील कितना होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसमें ना तो तुम्हें सेक्शन साइज पता होता, यानी कि तुम्हें सेक्शन साइज भी निकालना होता है, पूरा का पूरा जो डायमेंशंस होते हैं वो भी निकालने होते हैं, एंड जो अमाउंट ऑफ स्टील उसमें रेनफोर्स तुम लोग करोगे वो भी तुम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे दो तरह के केस होते हैं। पहला केस जिसमें सिर्फ हमें सेक्शन साइज पता है और अमाउंट ऑफ स्टील निकालना है। दूसरा केस वो जिसमें सेक्शन साइज भी निकालना है, अमाउंट ऑफ स्टील भी निकालना है। तो पहले केस के लिए तुम अब यहाँ पे जो डिजाइन स्टेप्स हैं वो देखो। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है वो देखो। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या फिर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम यहाँ पे एम यू, ये नीचे होता है यू, इसका मतलब होता है अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट इसका मतलब होता है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। जहां भी ये यू आ जाता है इसका मतलब होता है अल्टीमेट। ठीक है, और ये जो है ये एलएसएम में होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है एलएसएम में। तो यहाँ पर मैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे कि 1.5 होता है हमारे कंक्रीट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। देन हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किससे, हमारे सेकंड स्टेप में आ जाओ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो हमने यहाँ पे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाला उसको अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपने एमयू लिमिटिंग से। ठीक है, क्यों करना है कंपेयर, अब कंपेयर करके हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेक्शन किस तरह का, एक तरीके से अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि सेक्शन किस तरह का है। उस समय एक चीज और भी होगी, आगे जाकर के हम यहाँ पे अपना एक्सयू जो है वो भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप होगा हमारा, पहला स्टेप क्या है जिसमें फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे एमयू लिमिटिंग से। एमयू लिमिटिंग कैसे निकाला जाता है ये चीज हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है फॉर्मूले तुम लोगों के सामने। जो पहला फॉर्मूला है वो है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये एफ 250 के लिए होता है। दूसरा 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर के लिए, नेक्स्ट 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर जो कि एफ 500 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, स्टेप 3। अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे चेक करें कि हमारा जो अपना बेंडिंग मोमेंट है जो हमने पहले निकाला, अल्टीमेट वाला जो फैक्टर्ड वाला सबसे पहले स्टेप में जो हमने निकाला, उसको हम अब कंपेयर करेंगे दूसरे वाले स्टेप से। तो सपोज करो पहले वाले स्टेप में जो हमने मूवमेंट निकाला वो ज्यादा आ गया है दूसरे स्टेप से निकाले हुए मूवमेंट के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा डबली रेनफोर्स्ड हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों होगा डबली रेनफोर्स्ड, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन रहा है और एलएसएम में ओवर रेनफोर्स जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, तो यानी कि डबल रेनफोर्स बनेगा यहाँ पे। तो हमारे थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, कंपैरिजन करके हमें ये पता चलेगा कि सिंगल रेनफोर्स्ड है डबल रेनफोर्स्ड है। जहां एक बार कंफर्म हुआ कि सिंगल रेनफोर्स्ड है तो फिर हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब यहाँ पे एक्सयू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आगे इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ देखो अब ये है हमारा जो हमने शुरू में निकाला था अपना वैल्यू, उसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंपेयर करवाते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ये वाले फॉर्मूले हैं, ये चीज़ हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करवाएंगे तो एक्सयू का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, एक्सयू का वैल्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे ये हमें एक्सयू मिल गया, देखो इस तरीके से एक्सयू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एएसटी का कैलकुलेशन करना है। अब एएसटी कैलकुलेशन में देखो एक तो एक्सयू इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले तो सबसे पहले एक्सयू इस तरीके से निकालो, यहाँ से निकालेंगे एक्सयू, ये जो है यहाँ से, क्योंकि आपके पास में ये वाला वैल्यू है ही, ये फॉर्मूला आपके सामने है, तो यहाँ इससे हम एक्सयू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से एक्सयू आ जाएगा। अब यहाँ पे निकाला जाता है एएसटी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे होता है एएसटी, यहाँ पे एएसटी निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला जो रिलेशन है इसी रिलेशन से हम एएसटी निकाल लेते हैं। तो एएसटी निकालने के लिए हो जाता है 0.36 एफ सी के एक्सयू बी अपॉन
87FY, ये हमारे पास में AST निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हम AST निकाल लेते हैं। अब AST निकालने के दो तरीके हैं, देखो एक तो ये कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इक्वल करा दो, एक तो ऐसे निकल सकता है। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है AST इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो MU है ये कौन सा है, ये वो है जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये वो MU जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, तो इसको यहाँ पे याद रखना, कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, ये वो है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक यहाँ पे परफॉर्म करना है। एक चेक होगा, चेक करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो अमाउंट ऑफ स्टील कैलकुलेट हुआ है वो विद इन द लिमिट्स है कि नहीं है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास में दो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक ये होगा और दूसरा हमारा ये होगा। ये हमारे पास में है मिनिमम वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी कि AST मिनिमम के लिए कैसे आप चेक करेंगे, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके। और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास में 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया होता है। ये आपका क्या है, ये ओवरऑल डेप्थ है। यहाँ पे ये जो D आप लेते हैं ये ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता है, ओवरऑल डेप्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो B है ये विड्थ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक ये हो जाएगा। नीचे होता है AST लिमिट। अब ये AST लिमिटिंग है। अब ये AST लिमिटिंग क्या है, कैसे होता है, तो यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में जो आपने AST का वैल्यू निकाला है ना, देखो यहाँ इस वाले रिलेशन से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप XU को XU लिमिटिंग रख के उसी तरीके से AST लिमिटिंग आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे निकालेंगे AST लिमिटिंग भी। तो यहाँ पे आपको दोनों को देखना पड़ता है। आपको क्या देखना होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस एरिया भी देखो और AST लिमिटिंग भी देखो। तो दोनों से आप देख करके कंपेयर करते हैं, फिर उसमें से मिनिमम वैल्यू लेते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि जो आपने AST निकालना है वो इन मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो ऊपर वाले में है ये मिनिमम AST रिक्वायर्ड है, समझ लो, ये चीज़ है। और यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम AST है कि इससे ज़्यादा ना हो। ये दो स्टेप है इस तरीके से, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे याद रखेंगे। चलो, अब ये हमने केस 1 जो है, जो हमारी पहली प्रॉब्लम बनती है, वो हमने देख लिया, क्या वहाँ पर डिज़ाइन स्टेप्स रहते हैं वो हमने देख लिया। अब हमारा सेकंड केस है। यहाँ पे सेकंड केस में क्या होता है कि हमें सेक्शन साइज और AST यानी कि अमाउंट ऑफ स्टील दोनों को निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो पहला स्टेप जो हमारा सेम है एकदम, उसमें हमें क्या करना है, फैक्टर्ड या फिर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं रेशो, बिकॉज हमें डायमेंशन तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक रेशो का एज्यूम कर लेते हैं। वो रेशो कैसे होता है वो देखो, हम जो हमारे यहाँ पे विड्थ होगा और जो डेप्थ होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, विड्थ है, ठीक है, ये हमारा विड्थ है और ये हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ तक होगा कहीं पे इफेक्टिव डेप्थ। तो हम इन दोनों का एक रिलेशन अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि BA/D जो है वो 0.5 है। अब यहाँ पे इस D को कैलकुलेट किया जाता है। देखो अब हमें क्या करना है, अब हम डायमेंशंस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैसे करते हैं, एक D को भी और B को भी, दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमारे पास है। तो एक बार D मिल गया तो हमें B मिल जाता है। D निकालने का क्या तरीका है, हम यहाँ पे फिर से वही करते हैं, बैलेंस सेक्शन मान करके चलते हैं। तो हमने जो स्टेप 1 में निकाला है, देखो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्टेप 1 में निकाला हुआ है। स्टेप 1 में जो हमने निकाला है उसको हम MU लिमिटिंग से कंपेयर कराते हैं। और MU लिमिटिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है आपके सामने राइट साइड में जो आप देख पा रहे हो, ये MU लिमिटिंग निकालने का फॉर्मूला है। अभी नेक्स्ट स्टेप में 6th स्टेप होगा हमारा, जैसे हमने भी पहले वाले केस में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस वाले केस में करेंगे। लाइक आप अब अपनी सारी की सारी वैल्यूज जो AST की आई हैं उनको चेक करोगे कि विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ अब आपको यहाँ पे करनी है, बस ऐसा यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलो, अब हम यहाँ पर अपना जो पहला केस था उस पहले केस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, सिंगल इन्फोर्स बीम का क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इस तरह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिजाइन करना है क्रिटिकल सेक्शन RCC बीम है हमारे पास में, जिसका साइज है 350 × 750, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो 350 × 750, सब्जेक्टेड टू अ लाइव लोड। उसके ऊपर लाइव लोड कितना लगा हुआ है, 30 kN/m का लगा हुआ है, देखो ये रहा यहाँ पे लाइव लोड लगा हुआ है, ठीक है। ओवर एन इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड स्पैन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक तरीके से ये समझ लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सपोर्टेड है यहाँ पे ऐसे, ये सिंपली सपोर्टेड है।
जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर है। इफेक्टिव कवर इसने हमें रखा कितना 50 mm, M30 और 415 यहाँ पे स्टील यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि सेक्शन के डायमेंशंस दे रखे हैं, तो फिर क्या चीज़ निकालनी है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे अब हमें एरिया ऑफ स्टील को निकालना होगा। तो अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है, इस बात को याद रखना है। ये देखो ये जो यहाँ से आते का डायमेंशन है ये कितना है 350, ये 350 है आपका। यहाँ से आपकी लेंथ शुरू हो रही है ऐसे 6 मीटर आगे तक, और ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये हाइट है कितनी 750, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में दिखता कैसा सेक्शन वगैरह से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपने जैसे हमारे स्टेप्स थे वो वाले स्टेप्स अब हम यहाँ पे अप्लाई करते चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेप 1, जिसमें हम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। अब इस फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, जिन्होंने सोम पढ़ा है तो उनको मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता है। किसके केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। और सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल लगा हुआ है तब उस केस में बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो सबको पता है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लाइव लोड कितना है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे मोमेंट निकाल सकते हो कितना 30 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है WL²/8 होता है। यहाँ पे आपका L है, तो इस तरीके से आपका मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन ये अल्टीमेट मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, देखो, और यहाँ पे एक चीज और है, अभी मैंने सिर्फ लाइव लोड को कंसिडर किया। देखो उसने क्लियरली कहा है ना लाइव लोड, यहाँ देखो डिजाइन, ये रहा हमारा सेक्शन है, लाइव लोड लगा हुआ है, यानी कि एक डेड लोड भी तो होगा ना। डेड लोड किसका होगा, डेड लोड होगा ये सारे के सारे कंक्रीट का, जितना भी ये सारा यहाँ पे कंक्रीट है, इस कंक्रीट का जो वॉल्यूम है इससे मैं निकालूंगा इस वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है, इस कितने वॉल्यूम का कितना हमारा डेड लोड है वो मुझे यहाँ पे निकालना होगा। तो इसके लिए हमें डेंसिटी याद रखनी होती है। देखो तो यहाँ पे ये नोट करके लिख लेना, ये काम आएगा। डेंसिटी जो है अगर प्लेन कंक्रीट है, डेंसिटी ऑफ प्लेन कंक्रीट अगर है हमारे वहाँ, डेंसिटी ऑफ प्लेन कंक्रीट वो हमारा हो जाता है यहाँ पे 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड हमारी जो, जैसे यहाँ पे प्लेन कंक्रीट की बात मैं कर रहा था, इसका हो जाता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड हमारी जो आरसीसी की होती है, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जब होता है तो उसमें हो जाता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, मेंस के क्वेश्चन में काम आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लोड निकाल लेता हूँ कम्प्लीटली कि कितना डेड लोड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, अभी वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 6 मीटर लेंथ है, 350 और 750 जो है डायमेंशन है। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट डेड लोड ऑल्सो, बिकॉज लाइव लोड हमें गिवन है, डेड लोड कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू 25 को हम यूज करेंगे, किलो न्यूटन है। अच्छा ऊपर देख लेते हैं, हमारा ये भी किलो न्यूटन में दिया हुआ, ठीक है, इसको किलो न्यूटन ही रहने देते हैं। इनटू ये किसमें है, इसमें हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर हम क्या करते हैं इसको ना पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो पर यूनिट लेंथ कैसे निकाला जाएगा, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा किसमें, पर यूनिट लेंथ में। तो यहाँ पे जो मेरा 350 था और 750 था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, वो mm में थे तो मैंने मीटर में कन्वर्ट उसको कर दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं 25 इंटू 0.35 इंटू 0.75, ये मेरे पास में आता है 6.56 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल लोड यहाँ पे हो जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड, जो कि है 30, हमारा लाइव लोड है कितना 30 और डेड लोड कितना 6.56। तो ये आ गया कितना 36.56 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर्ड टोटल लोड निकालो, फैक्टर्ड टोटल लोड निकालेंगे। तो इसमें हम 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 36.56, ये हो जाएगा कितना, देखो ये आ जाता है 54.84 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ, MU निकाल लेता हूँ अपना, फैक्टर्ड मूवमेंट निकलेगा बिकॉज फैक्टर्ड लोड हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लोड को भी तुम फैक्टर्ड लिखो MU,
और यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 8, तो ये 54.84 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन में 8, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 36 डिवाइड बाई 8, तो ये मेरे पास में आता है 246.79, तो ये आ गया कितना 246.79, या फिर हम कह सकते हैं कि 247 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरा MU आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप था इसको MU लिमिटिंग से कंपेयर करवाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो, स्टेप 1 अभी हमारा हुआ है, अब स्टेप 2 देखो यहाँ पे कितना है, स्टेप 2 ये रहा, इसको अब हम क्या करेंगे MU लिमिटिंग से कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो MU लिमिटिंग से अब इसको कंपेयर करवाते हैं। स्टेप 2, कैलकुलेट MU लिमिटिंग। अब MU लिमिटिंग कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हमें स्टील कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे 415 दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 415 दिया हुआ, तो फिर 415 के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है 0.138 FCK BD स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो, 138 इंटू FCK हमारा कितना है यहाँ पे 30, क्योंकि M30 है। B हमारा कितना हो चुका है यहाँ पे 0.35, D हमारा कितना हो चुका है यहाँ पे 0.70 का स्क्वायर। कैसे हुआ ये देखो, क्योंकि यहाँ पे उसने 750 हमें दिया हुआ है ना, और इफेक्टिव कवर उसने हमें दिया हुआ है कितना 50, यानी कि इफेक्टिव कवर कितना होता है, इफेक्टिव कवर ये होता है, ये जो यहाँ पे आपका स्टील लगा हुआ होता है ना, उस स्टील के नीचे आपने कितना कंक्रीट दे चुके हो आप, वो आपका इफेक्टिव कवर है। तो यानी कि 750 माइनस 50 ये आपको क्या दे देगा, ये आपको इफेक्टिव डेप्थ दे देगा। अगर सिंपल कवर अगर आपका होता तो आपको डेप्थ मिलती कहाँ तक की डेप्थ, आपके जो स्टील है जस्ट उसके बॉटम वाले पार्ट तक का डेप्थ मिल जाता आपको, मतलब ये स्टील है तो फिर आपको बॉटम तक का डेप्थ मिलता है, लेकिन अभी इफेक्टिव कवर दिया हुआ तो आपको यहाँ सेंटर तक का डेप्थ मिला है। ठीक है, ये चीज़ है। चलो ये चीज़ हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, और फिर इसको कंपेयर करवाएंगे। तो इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में आ रहा है 710.01 किलो न्यूटन मीटर। चलो तो यहाँ पे मेरा स्टेप हो जाएगा नेक्स्ट, स्टेप 3। चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे MU की वैल्यू हमारी कितनी थी, MU जस्ट हमने अभी अभी निकाला था 246 या फिर 247, और MU लिमिटिंग हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 710 पॉइंट, इसको भी 710 रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, किलो न्यूटन मीटर ऊपर, किलो न्यूटन मीटर नीचे। तो हमें एकदम क्लियर है कि हमारा जो MU है वो लेस देन है MU लिमिटिंग से। तो ये क्या हो गया, अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है। अब अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन अगर हो गया तो फिर हमें अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे AST की वैल्यू को निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या, स्टेप 4। अब XU कितना है वो भी तो देखोगे ना पहले। तो XU निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AST निकालने से पहले हम क्या करेंगे, XU निकालेंगे, कैलकुलेट XU। तो XU निकालने के लिए जो हमारा अभी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आया है, ये वाला बेंडिंग मोमेंट, इसको हम कंपेयर करवाएंगे किससे, इसको हम कंपेयर करवाएंगे अपने जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उससे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आई है इसकी 247, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है 0.36 FCK XU B D माइनस 0.42 XU, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये आपका हो जाता है 247 इक्वल्स टू 0.36 इंटू यहाँ पे FCK की वैल्यू कितनी है, FCK आपका है 30, B आपका कितना है 0.35 हो जाएगा, या फिर 350 इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 350 इंटू D आपका कितना है यहाँ पे 700, और यहाँ पे हो जाता है 0.42 XU, ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कम्प्लीटली, देखते हैं कितना आता है ये। एक सेकेंड,
अच्छा, इस साइड में यहाँ पे क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में था ना, तो इसको हमें 10 की पावर 6 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ताकि ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर भी 10 की पावर 6, ठीक है। अब ये सारा का सारा लिमिट सेम हुआ है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मेरे XU के वैल्यू आई है 99.16 mm। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि अक्सर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो आप ना एक ट्रिक जो है वो देख लेना जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि इनकी ट्रिक्स देख लेना ताकि तुम लोग क्या हो, आसान रहे। चलो, अब यहाँ पे मेरे पास में XU आ चुका है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। अब स्टेप 5 में मेरे पास में क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने XU का वैल्यू निकाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टील निकाल लेते हैं, तो AST कितना होगा मेरा यहाँ पे, AST इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन में FY अंडर रूट में 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट अभी आएगा 4.6 MU अपॉन में FCK BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, अंडर रूट इतना इंटू BD। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो तो AST मेरे पास में आ जाएगा। इस तरीके से कर लेते हैं, 0.5 FCK, FCK कितना है यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे FY कितना है मेरे पास में 415 है, 415 यहाँ पे इंटू 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6। अब यहाँ पे MU मेरे पास में कितना है, जो हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो मेरा MU है, तो देख लेते हैं। MU मेरा शुरू में आया था 247, ठीक है। तो यहाँ पे 247 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन में FCK मेरे पास में 30, B मेरे पास में 350, D मेरे पास में 700 का स्क्वायर ये है, B मेरे पास में यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 350 और इंटू 700। इसको अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में AST आ रहा है 1037.73 mm स्क्वायर। चलो, ये मेरे पास में एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा परमिसिबल लिमिट चेक करना। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, check AST within the permissible limits, within the permissible limits। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो देख लो AST मिनिमम के लिए। तो AST मिनिमम अपॉन BD, ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0.85 अपॉन FY। तो यानी कि AST मिनिमम जो है वो आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए, B 350, D 700 और अपॉन में 415, इतने से आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 501, AST मिनिमम इज ग्रेटर देन 501.81 mm स्क्वायर, जो कि हमारा एकदम सही है, क्योंकि अभी तक कितना आया हमारा आंसर में 1037 आया था, है ना, ये आया था ऊपर, तो ये हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा चेक, ठीक है। अभी नेक्स्ट और देख लेते हैं। अभी हमारा इसी में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये हमने अभी सबसे पहला चेक अप्लाई किया है यहाँ पे, ये हमारा पहला चेक अप्लाई किया, इसको मैं A कह देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा मेरा B। तो यहाँ पे क्या है, AST शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 4% ऑफ ग्रॉस एरिया और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे है AST लिमिटिंग, ठीक है, ये दोनों है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया कितना होगा, यानी कि 4/100 इंटू ग्रॉस एरिया हमारे पास में कितना है 350 इंटू 750। इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास में आ रहा है 1050, 350 इंटू 750
10500 mm², ये आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे ये भी सही है फिलहाल तक तो, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू ले ली है ना। अभी देखते हैं, अभी क्या पता नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इससे भी कम आ जाए। तो यहाँ अगर इस वैल्यू से कंपेयर करें तो ये भी सही है, हमारा चेक हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसी में बी में कितना AST लिमिटिंग। अब AST लिमिटिंग हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XU लिमिटिंग निकालना पड़ेगा पहले। और XU लिमिटिंग FE415 के लिए कितना होता है, 0.48D हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.48D हमारे पास में कितना है, 700। तो ये हमारे पास में कितना आ जाता है, 0.48 इंटू 700, यह था 336। तो XU लिमिटिंग आ चुका है 336 mm। अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो AST इक्वल्स टू, यानी कि AST लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.36 FCK XU लिमिटिंग B अपॉन में 0.87 FY, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं बाकी की। 0.36 FCK कितना है, 30। XU लिमिटिंग मेरे पास में कितना है यहाँ पे, 336 है। अब ये भी सॉल्व किया। B 350 है अपॉन में 0.87 और 415। तो इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाता है ओवरऑल 3519.4 mm²। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली मिनिमम वैल्यू है ना। तो ये आई है वैल्यू यहाँ पे AST लिमिटिंग वाली, कितनी आई है, 3519 mm²। और इसकी कितनी आई यहाँ पे, 10500। तो मिनिमम क्या हुई इसकी, 3519 हुई है, ये मिनिमम हुई है, ठीक है। तो हमारा AST जो है यानी कि 3519 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ज़्यादा है क्या, 1037 है ना। देखो 1037 आंसर है, और यहाँ पे 3519 से ज़्यादा नहीं है, तो यानी कि हमारा ये सेकंड वाला भी चेक हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 1037 हम अपना आंसर प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, ये हमारा एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1037 हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो एक चीज़ और, अब यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो तुम लोगों को बनाना ही है, एक कॉम्बिनेशन तुम लोग बना लेना। वो कॉम्बिनेशन क्या, कैसा कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि कितने आपके बार्स होंगे, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, कितना उनका डायमीटर होगा। तो वो आप अपनी तरफ से कुछ भी हिट एंड ट्रायल करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप चाहो तो एरिया अपना बढ़ा भी सकते हो। कहने का मतलब AST जो है 1037 ना देने की बजाय आप 1050 दे लो। आप कितना दे सकते हो यहाँ पे, 1100 दे दो, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखना कि आपका जो है वो AST लिमिटिंग से कम ही हो हमेशा। क्यों, अगर इससे कम है तो फिर ये हमेशा क्या रहेगा, ये अंडर इन्फोर्स्ड रहेगा। और जहां ये इससे ज्यादा हो गया, ये ओवर रेनफोर्स्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप 1037 से ज्यादा दे सकते हो, कहां तक दे सकते हो, आप 3000 चाहो तो एरिया दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि AST लिमिटिंग यहाँ पे कितना है, 3519 है, ये देखो यहाँ पे 3519 है। तो बस इस बात का याद रखना है कि AST लिमिटिंग से कम होना चाहिए, तब तक वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहेगा। जहां ज्यादा हो गया तो फिर वो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो केस था, पहला क्वेश्चन जो था वो हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना सेकंड, इसी में सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे।